नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अनकही। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। सबसे पहले देखते हैं आज की बड़ी और अहम खबरें। बिहार दौरे पर पटना पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार के साथ बैठक की। इस दौरान बंद कमरे में चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। इसके बाद अमित शाह ने छपरा में चुनावी सभा को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। शाह ने कहा कि अब लड़ाई जंगल राज की विचारधारा से है। गुजरात में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल में कुल 25 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। हर्ष सांघवी राज्य के नए डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। वो अभी तक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर काम कर रहे थे, तो ऐसे में उन्हें बड़ा प्रमोशन मिला है। सरकार में 6 पुराने मंत्रियों को रिपीट किया गया है। इसके अलावा 19 नए चेहरों को शामिल किया गया है, जिनमें क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रेबाबा जडेजा भी हैं। भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने नासिक में आज अपनी पहली आधिकारिक उड़ान भरी। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। कार्यक्रम का आयोजन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नासिक फैक्ट्री में किया गया। तेजस MK-1 विमान पहले से ही वायुसेना में है, लेकिन MK-1A इसका एडवांस्ड वर्जन है। इसमें नई तकनीकें लगी हैं जो इसे और ताकतवर बनाती हैं। खबरें अनकही में बिहार के स्टेक होल्डर्स की सीरीज में आज हम बात करेंगे मुकेश सहनी की। भारत और रूस पर एक बार फिर ट्रंप की बयानबाजी की, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच चल रहे युद्ध की। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आखिरकार महागठबंधन ने सीटों का बंटवारा कर लिया है और ये फैसला आया बिल्कुल आखिरी घड़ी में। लंबी खींचतान और माथापच्ची के बाद 16 अक्टूबर को देर रात तक ये डील फाइनल हुई। सबसे बड़ी चर्चा मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी VIP को लेकर थी, जो 40 से ज्यादा सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन बंटवारे में उन्हें 15 सीटें ही मिली। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा कुछ इस तरह हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस को 60-61 सीटें मिली हैं। CPI-ML को 20 सीटें और मुकेश सहनी की VIP को 15 सीटें दी गई हैं। हालांकि कुछ सूत्रों का कहना है कि मुकेश सहनी को JMM के कोटे से 2 सीटें और मिल सकती हैं, जिससे VIP की कुल सीटें 17 हो सकती हैं। मुकेश सहनी ने ये डील सिर्फ 15 सीटों पर नहीं की, बल्कि उन्होंने तेजस्वी यादव से कुछ और वादे भी करवाए हैं। उन्हें एक राज्यसभा की सीट और 2 विधान परिषद यानी MLC की सीटों का वादा किया गया है। डिप्टी सीएम के पद की मांग पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है और ये चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक में तय होगा। इस डील में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और CPI-ML के नेता दीपांकर भट्टाचार्य की भूमिका अहम रही। मुकेश सहनी ने खुद राहुल गांधी को पत्र लिखा, जिसके बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने लालू प्रसाद से बात की और फिर ये डील फाइनल हुई। अब आते हैं मुकेश सहनी के सियासी सफर पर। गांव की गलियों से निकलकर बॉलीवुड की चमक दमक तक पहुंचे और फिर सत्ता के गलियारों में अपनी जगह बनाई। मुकेश सहनी को लोग सन ऑफ मल्लाह के नाम से भी जानते हैं। मुकेश सहनी का जन्म 31 मार्च 1981 को बिहार के सुपौल जिले के गरीब मछुआरा परिवार में हुआ था। बचपन से ही गरीबी और अभावों से जूझते हुए मुकेश ने सिर्फ 8वीं तक की पढ़ाई की। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि आगे की पढ़ाई का सपना भी नहीं देख सकते थे, लेकिन मुकेश के अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून था, एक ऐसा जज्बा जो उन्हें अपने हालात से ऊपर उठाने वाला था। साल 1999 की बात है, जब 18-19 साल के मुकेश ने अपने कुछ दोस्तों के साथ घर छोड़ने का फैसला किया। असल में प्लान दिल्ली जाने का था, लेकिन स्टेशन पर पहले मुंबई की ट्रेन आ गई और बस मुकेश सहनी मुंबई की ओर निकल पड़े। ये था उनके संघर्ष का शुरुआती दौर। मुंबई पहुंचकर शुरुआत में उन्हें एक शीशे के फ्रेम बनाने वाली दुकान में काम मिला। महीने की सिर्फ 900 रुपए की तनख्वाह थी, लेकिन मुकेश ने हार नहीं मानी और धीरे धीरे बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री में सेट डिजाइनिंग का काम करने लगे। उन्होंने शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म देवदास के लिए भी सेट बनाया था। मुकेश सहनी ने खुद अपनी कंपनी मुकेश सिनेवर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की और बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ तस्वीरें खिंचवाई। यह था उनका गरीबी से अमीरी तक का सफर। 2013 में मुकेश सहनी ने राजनीति में कदम रखा और शुरुआत में बीजेपी का समर्थन किया। 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंच साझा करने का मौका मिला, जहां उन्हें एक ऐसे युवा के रूप में पेश किया गया
जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में सफल हुआ। लेकिन 2015 के चुनाव के बाद मुकेश सहनी ने अपनी खुद की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी की स्थापना की। उन्होंने पूरे पेज का विज्ञापन निकाला जिसमें खुद को सन ऑफ मल्लाह के रूप में पेश किया। ये सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं थी, बल्कि मल्लाह, निषाद और सहनी समुदाय के लोगों के लिए एक आवाज थी। मुकेश का मकसद साफ था, अपने समाज को उसका हक दिलाना, उन्हें राजनीति में प्रतिनिधित्व देना। 2019 का लोकसभा चुनाव मुकेश सहनी की पार्टी के लिए ये पहली परीक्षा थी। पहला चुनाव अकेले लड़ने के बजाय उन्होंने महागठबंधन के साथ जाने का फैसला किया। महागठबंधन ने उनकी पार्टी को 3 सीटें दी थी, मुजफ्फरपुर, खगड़िया और मधुबनी। मुकेश सहनी खुद खगड़िया लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन विकासशील इंसान पार्टी को किसी भी सीट पर जीत नहीं मिली। ये मुकेश सहनी की सबसे बड़ी हार साबित हुई। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक दिलचस्प मोड़ आया। मुकेश सहनी शुरुआत में महागठबंधन के साथ थे, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर नाखुश होकर उन्होंने एनडीए का दामन थाम लिया। बीजेपी नीतीश कुमार गठबंधन ने उन्हें 11 सीटें दी, जो लोक जनशक्ति पार्टी के अलग होने के बाद बीजेपी और जेडीयू के बाद सबसे ज्यादा थी। इस चुनाव में विकासशील इंसान पार्टी ने 4 सीटें जीती और हालांकि मुकेश सहनी खुद चुनाव नहीं जीत सके, इसके बावजूद एनडीए ने उन्हें बिहार सरकार में पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री बनाया और विधान परिषद में भेजा गया ताकि वो मंत्री बने रह सके। लेकिन राजनीति के इस खेल में स्थिरता कहां? 2022 में मुकेश सहनी के 4 में से 3 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया और यहीं से मुकेश सहनी का बीजेपी से रिश्ता खट्टा हो गया। इसके बाद मुकेश सहनी फिर से महागठबंधन की ओर मुड़ गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने विकासशील इंसान पार्टी को 3 सीटें दी, गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी। लेकिन किसी भी सीट पर कोई उम्मीदवार जीत दर्ज नहीं कर पाया। गोपालगंज लालू यादव का गृह जिला है, इसके बावजूद वीआईपी कैंडिडेट वहां से नहीं जीत सका। 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां चुनावी नतीजों से ज्यादा चर्चा चुनाव प्रचार की रही। अप्रैल 2024 में चैत्र नवरात्रि के समय एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर में मछली खाते हुए दिखे। इस वीडियो पर काफी बवाल मच गया। इस वीडियो को लेकर बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला किया और उन्हें सीजनल सनातनी बताया। मुकेश सहनी पर भी सवाल उठे। हालांकि बाद में तेजस्वी ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि ये वीडियो नवरात्रि से पहले का था, नवरात्रि के दौरान का नहीं। बीजेपी के हमलों के बाद तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी के साथ एक और वीडियो शेयर किया जिसमें वो हेलीकॉप्टर में संतरे खाते हुए दिखे थे। समझ रहे हैं ना, संतरे का रंग। ये सब एक रणनीति का हिस्सा था। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का मकसद था यादवों, आरजेडी के वफादार समर्थकों और निषाद समुदाय को एक साथ लाना। ऐसा माना गया कि मछली खाने का वीडियो भी इसी रणनीति के तहत वायरल किया गया था, जहां मुकेश सहनी के समुदाय के परंपरागत पेशे को सम्मान दिया जा रहा था। अब बात करते हैं 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की, जो नजदीक आ रहे हैं। इस बार मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ हैं, लेकिन उनकी डिमांड काफी बड़ी रही। शुरुआत में उन्होंने 24 सीटों की मांग की थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 40 सीटों तक कर दिया। साथ ही उन्होंने डिप्टी सीएम का पद भी मांगा था। लेकिन राजनीति में मुंह मांगी हर चीज मिलती नहीं। लंबी खींचतान के बाद आखिरकार महागठबंधन ने मुकेश सहनी की पार्टी को 15 सीटें देने का फैसला किया। हालांकि मुकेश सहनी की मांग सिर्फ सत्ता की भूख नहीं थी, बल्कि अपने समाज को मान्यता और प्रतिनिधित्व दिलाने की कोशिश थी। मल्लाह, सैनी, निषाद समुदाय, जो बिहार की जनसंख्या का लगभग 9% है, उनकी आवाज को मजबूती से उठाना मुकेश सहनी का लक्ष्य रहा है। वो अक्सर अपने लोगों के बीच जाते रहते हैं। आज सुबह की बात है, मुकेश सहनी अचानक दरभंगा की मछली मंडी पहुंच गए और वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमेश सहनी को चुनाव सिंबल सौंपा। खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हुए सहनी ने समाज के लिए जीने मरने की बात की। दरभंगा शहर से पहली बार कोई निषाद समाज से उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि लोग पटना में टिकट के लिए डेरा जमा कर रखे हैं, लेकिन हम टिकट लेकर आपके दरवाजे पर आए। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, मुकेश सहनी का वोट बैंक कितना मजबूत है और अपने लोगों पर उनका असर कितना है।
बिहार में मल्लाह, सहनी, निषाद जब समुदाय की जनसंख्या लगभग 9% है, जो 2023 की बिहार जाति जनगणना के अनुसार है। ये समुदाय मछुआरे और नाविक हैं, जो परंपरागत रूप से अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी में आते हैं। दरभंगा, मधुबनी, खगड़िया और मुजफ्फरपुर जिलों में इस समुदाय की अच्छी खासी उपस्थिति है। खासकर उत्तर बिहार में इनकी संख्या काफी मायने रखती है। बिहार की राजनीति में जाति की गणित बहुत अहम होती है और 9% वोट बैंक किसी भी गठबंधन के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। हालांकि इसके बावजूद मुकेश सहनी की पार्टी का रिकॉर्ड बहुत शानदार नहीं रहा। 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 3-3 सीटें मिली थी और सभी पर उनको हार का सामना करना पड़ा था। 2020 में एनडीए के साथ रहकर 11 सीटों में से 4 सीटें जीती, जो उनके लिए थोड़ा बेहतर था, लेकिन फिर विधायकों का भागना उनके लिए झटका साबित हुआ। वीआईपी का चुनावी रिकॉर्ड देखकर सवाल उठता है कि मुकेश सहनी से महागठबंधन को क्या फायदा होगा? तो इसका जवाब बेहद पेचीदा है। विकासशील इंसान पार्टी के पास इस वक्त एक भी विधायक नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि जाति की राजनीति में उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति और समुदाय से जुड़ाव काफी मायने रखता है। उत्तर बिहार के कई क्षेत्रों में निषाद समुदाय का अच्छा प्रभाव है, जो सीटों के नतीजे बदल सकता है। इसके अलावा ईबीसी वोट बैंक पर फोकस करने की महागठबंधन की रणनीति में मुकेश सहनी फिट बैठते हैं। हालांकि ये भी सच है कि मुकेश सहनी की छवि एक सौदेबाज की है, जो हमेशा अपने वजन से ज्यादा मांग करते हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि मुकेश सहनी की भूमिका एक सिंबल की है। वो अपने समुदाय की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और 9% वोट बैंक को साधना किसी भी गठबंधन के लिए जरूरी है। अगर महागठबंधन मुकेश सहनी की मांगों को नजरअंदाज करता, तो उन्हें इस महत्वपूर्ण वोट बैंक को खोने का खतरा था, जो 2025 के चुनाव में निर्णायक साबित हो सकता है। तो बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक संकेत है उस वर्ग की उम्मीदों का, जो दशकों से सत्ता की चौखट पर प्रतिनिधित्व की तलाश में है। मुकेश सहनी हर बार हार कर भी चर्चा में रहते हैं, क्योंकि उनका दांव हमेशा केवल सीटों का नहीं होता, बल्कि पहचान का भी होता है। मल्लाह समाज को राजनीति की मुख्य धारा में लाने की उनकी जिद ने उन्हें विरोधियों के लिए भी अनदेखा करना मुश्किल बना दिया है। और शायद यही वजह है कि बिहार के हर चुनाव में, चाहे समीकरण कितने भी बदल जाए, मुकेश सहनी का तीर हमेशा किसी न किसी गठबंधन के निशाने पर जरूर लगता है। एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिका दी है। ट्रंप का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या भारत अमेरिका के दबाव में अपना पाला बदल रहा है? आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। 15 अक्टूबर को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि मैं इस बात से खुश नहीं था कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप ने इसे रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करने की दिशा में बड़ा कदम बताया। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने पहले कहा कि 2 दिन पहले मोदी से उनकी बातचीत हुई और बाद में कहा कि मोदी ने उन्हें आज ये आश्वासन दिया। इस बयान में ही कई विरोधाभास दिखे। ट्रंप ने यह भी कहा कि अब हमें चीन से भी यही करवाना है। हालांकि अगले ही दिन यानी 16 अक्टूबर को भारत ने ट्रंप के इस दावे की हवा निकाल दी। विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में दावे को खारिज कर दिया। सुनिए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। टेलीफोन की बात है तो उसमें मैं ये कह सकता हूं कि मेरी जानकारी के हिसाब से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में कोई बातचीत नहीं कल। तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का साफ कहना है कि मेरी जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। भारत तेल और गैस का बड़ा आयातक देश है। अस्थिर वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारी ऊर्जा नीति के 2 मुख्य लक्ष्य हैं: स्थिर ऊर्जा कीमतें और आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसलिए हम अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता ला रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर भारत रूस से इतना तेल क्यों खरीदता है? इसके पीछे एक लंबी और दिलचस्प कहानी है। परंपरागत रूप से भारत अपनी 2/3 तेल जरूरतें मिडिल ईस्ट के देशों इराक, ईरान, सऊदी अरब और यूएई से पूरा करता था। लेकिन फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए, जिससे रूसी तेल सस्ता हो गया।
भारत ने इस मौके का फायदा उठाया और रूसी तेल खरीदना शुरू कर दिया। 2019-20 में रूस से तेल आयात केवल 1.7% था, जो 2023-24 में बढ़कर 40% हो गया। आंकड़ों की बात करें तो 2024-25 में भारत ने रूस से 88 मिलियन टन तेल मंगाया, जबकि कुल तेल आयात 245 मिलियन टन था। सितंबर 2025 तक रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना रहा, जो कुल आयात का 34% यानी रोजाना 16 लाख बैरल तेल देता है। सवाल है कि रूस से सस्ते में तेल मिला तो भारत को फायदा कितना हुआ। 2023 में रूसी तेल 19 से 20 डॉलर प्रति बैरल सस्ता मिल रहा था। हालांकि अभी छूट घटकर 4 से 5 डॉलर प्रति बैरल रह गई है। फिर भी भारत ने 2022-23 में 14% और 2023-24 में 10% की छूट पाई, जिससे सालाना करीब 40,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। कुल मिलाकर भारत ने रूसी तेल खरीदकर करीब 1,40,000 करोड़ रुपए बचाए। ये रकम आम भारतीयों के लिए पेट्रोल डीजल की कीमत को नियंत्रित रखने में काम आई। अब इसके तकनीकी पहलू को समझते हैं। भारत की ज्यादातर रिफाइनरीज भारी कच्चे तेल के लिए बनाई गई हैं। रूसी यूरोल ब्लेंड मीडियम टू हैवी क्रूड है, जो भारतीय रिफाइनरीज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर भारत पूरी तरह अमेरिकी शेल ऑयल पर स्विच करेगा, जो हल्का होता है, तो रिफाइनरीज में महंगे बदलाव करने होंगे। इससे डीजल और जेट फ्यूल का उत्पादन भी कम हो जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि रूसी तेल भारत को कीमत में स्थिरता और रिफाइनरी के लिए उपयुक्तता दोनों देता है। अब यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि भारत तेल के लिए सिर्फ रूस पर निर्भर नहीं है। 2024 में भारत ने अमेरिका से 677 करोड़ के पेट्रोलियम उत्पाद खरीदे, जिसमें आधे से ज्यादा का कच्चा तेल शामिल था। अगस्त 2025 में भारतीय रिफाइनरीज ने अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल की खरीद बढ़ाई, क्योंकि उसकी कीमतें कॉम्पिटिटिव हो गई थी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अक्टूबर-नवंबर की डिलीवरी के लिए 50 लाख बैरल अमेरिकी तेल खरीदा। भारत पेट्रोलियम और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी अमेरिकी तेल के ऑर्डर दिए। भारत अमेरिका के साथ ऊर्जा सहयोग बढ़ाने को तैयार है और इस पर बातचीत जारी है। दिलचस्प बात यह है कि भारत की सरकारी और प्राइवेट रिफाइनरीज अलग अलग रणनीति अपना रही हैं। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनियों ने जून से सितंबर 2025 के बीच रूसी तेल आयात में 45% की कटौती की। यह घटकर 6 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया। लेकिन दूसरी ओर रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी जैसी निजी कंपनियों ने रूसी तेल आयात दोगुना कर दिया। सितंबर में रिलायंस ने 8.5 लाख बैरल प्रतिदिन रूसी तेल मंगाया, जो जनवरी में 4.2 लाख बैरल था। नायरा एनर्जी ने भी अपना आयात बढ़ाकर 4 लाख बैरल प्रतिदिन कर दिया। भारत रूस से तेल ना खरीदे, इसके लिए ट्रंप लगातार भारत पर दबाव बना रहे हैं। अगस्त 2025 में ट्रंप प्रशासन ने भारतीय सामानों पर 50% का टैरिफ लगा दिया। इसमें रूसी तेल खरीदने पर अतिरिक्त 25% की पेनल्टी भी शामिल की गई। वॉशिंगटन का कहना है कि अगर भारत अनुकूल व्यापार समझौता चाहता है, तो पहले रूसी तेल आयात बंद करना होगा। लेकिन भारत ने इस दबाव के बावजूद अपनी नीति में कोई बदलाव नहीं किया। भारत की स्थिति साफ है, घरेलू ऊर्जा सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। अब भारत के सामने एक बड़ी दुविधा है। एक तरफ सस्ता रूसी तेल है, जो आम भारतीयों के लिए फायदेमंद है और रिफाइनरीज के लिए उपयुक्त है। दूसरी ओर अमेरिका का दबाव है, जो भारत अमेरिका संबंधों को और प्रभावित कर सकता है। अगर भारत रूसी तेल छोड़कर अमेरिकी और मिडिल ईस्ट के महंगे तेल पर निर्भर होता है, तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी। इससे महंगाई बढ़ेगी और आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। साथ ही रिफाइनरीज में बदलाव के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। भारत की रणनीति बहुत साफ है, विविधता और संतुलन। भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता। इसलिए भारत रूस, अमेरिका, इराक, सऊदी अरब, यूएई सभी से तेल खरीद रहा है। सरकारी रिफाइनरीज पारंपरिक मिडिल ईस्ट के सोर्सेज की तरफ लौट रही हैं, जबकि निजी कंपनियां सस्ते रूसी तेल का फायदा उठा रही हैं। हालांकि वो भी अब उतना सस्ता नहीं रहा जितना पहले था। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने अमेरिका से ऊर्जा खरीद लगातार बढ़ाई है। मौजूदा अमेरिकी प्रशासन भारत के साथ ऊर्जा सहयोग बढ़ाने में रुचि दिखा रहा है और दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। लेकिन बीच बीच में ट्रंप के ऐसे बयान रिश्तों में खटास जरूर पैदा करते हैं। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने भारत को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। इससे पहले भी ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने ही
भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया, लेकिन भारत सरकार ने इसे हमेशा खारिज किया और साफ किया कि पाकिस्तान की गुहार पर ही भारत ने सीज फायर किया था। इसलिए ट्रंप के इस नए दावे को भी उसी नजरिए से देखना चाहिए। ट्रंप अपने घरेलू राजनीतिक दबावों को कम करने के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं। भारत ने ट्रंप के दावे को साफ शब्दों में खारिज कर दिया है। भारत की ऊर्जा नीति भारतीय उपभोक्ताओं के हित में बनाई गई है, ना कि किसी बाहरी दबाव में। देश अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। भारत ने साबित किया है कि वो किसी के दबाव में अपनी नीति नहीं बदलेगा, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। और भारत के लिए रूसी तेल खरीदना आर्थिक रूप से फायदेमंद है, सस्ता है, रिफाइनरीज के लिए उपयुक्त है और आम लोगों को इससे थोड़ा फायदा तो हो रहा है, मतलब नुकसान नहीं हो रहा। दूसरी तरफ भारत अमेरिका से भी तेल खरीद बढ़ा रहा है, जो एक संतुलित नजरिए को दिखाता है। भारत ना तो पूरी तरह रूस पर निर्भर है और ना ही अमेरिका के दबाव में झुकने वाला है। यही भारत की ताकत है, अपने हितों के लिए स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति। कभी गहरे दोस्त रहे पाकिस्तान और अफगानिस्तान आज एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं। बॉर्डर पर हुई भीषण लड़ाई में दर्जनों सैनिकों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों घायल हैं। काबुल और कांधार पर एयर स्ट्राइक हुई है, कई स्कूल और सैकड़ों घर जमींदोज हो गए हैं। जो तालिबान कभी पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहयोगी था, वही आज पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर रहा है, उसके सैनिकों को भगा भगा कर मार रहा है। लेकिन ये लड़ाई अचानक शुरू कैसे हुई? दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदल गई? और सबसे बड़ा सवाल, इस जंग के पीछे की असली वजह क्या है? आइए पूरी कहानी जानते हैं। 9 अक्टूबर को जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत में थे, उसी दिन पाकिस्तानी वायुसेना ने काबुल पर बिना किसी उकसावे के एयर स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तान का कहना था कि वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के ठिकानों को निशाना बना रहा है। काबुल, कंधार, नांगरहर और पक्तिका प्रांतों में 20 से ज्यादा जगहों पर बमबारी की गई। लेकिन अफगान तालिबान को यह हमला अपनी संप्रभुता पर सीधा अटैक लगा। गुस्से में आकर तालिबान ने डुरैंड लाइन पर पाकिस्तानी चौकियों पर भीषण हमला कर दिया। 14-15 अक्टूबर की रात को कुर्रम में पाकिस्तानी सीमा चौकियों पर कब्जा करने की कोशिश की गई। सबसे भीषण झड़प स्पिन बुलढक जिले में हुई, जहां 21 बेकसूर नागरिकों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पाकिस्तानी सेना ने माना कि उसके 23 सैनिक मारे गए हैं और 29 घायल हुए हैं, लेकिन तालिबान का दावा है कि 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया है और 20 सुरक्षा चौकियों को नष्ट किया गया है। तालिबान ने ड्रोन फुटेज भी जारी किया, जिसमें मोर्टार से पाकिस्तानी चौकियों को तबाह करते दिखाया गया है। सैटेलाइट इमेजेस से पुष्टि हुई है कि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक से अफगानी संपत्तियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। स्पिन बुलढक जिले में टिन के शेड की 3 बड़ी कतारें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। नांगरहर प्रांत के बरीकोट में तालिबान की कई यूनिट्स तबाह हो गईं। कंधार में पाकिस्तान अफगानिस्तान का फ्रेंडशिप गेट भी ढह गया। तालिबान ने खुद ही से नष्ट कर दिया। यह गेट दोनों की दोस्ती का प्रतीक था, लेकिन अब यह दोस्ती की कब्र बन गया है। अब सवाल यह है कि आखिर ये जंग शुरू क्यों हुई? इसकी 2 बड़ी वजहें हैं। पहली, तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी, जो एक तरीके से पाकिस्तानी तालिबान है। टीटीपी 2021 से लेकर अब तक सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर चुका है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान तालिबान टीटीपी आतंकवादियों को अपनी धरती पर शरण दे रहा है, उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है और उन्हें पाकिस्तान में हमले करने की खुली छूट दी हुई है। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन अफगान तालिबान इसे नकार रहा है। दूसरी बड़ी वजह है डुरैंड लाइन, जिसने पश्तून समुदाय को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ पाकिस्तान में पश्तून है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान में। पश्तूनों के परिवार, रिश्ते नाते, व्यापार सब कुछ इस सीमा से बटा हुआ है। यही वजह है कि अफगानिस्तान इसे नहीं मानता और पश्तूनिस्तान यानी एक अलग पश्तून देश की मांग करता रहा है। 2017 से पाकिस्तान ने सीमा पर फेंसिंग लगाना शुरू किया। 2023 तक 98% फेंसिंग पूरी हो चुकी थी। पाकिस्तान का कहना है कि यह आतंकवाद, तस्करी और अवैध प्रवास को रोकने के लिए जरूरी है, लेकिन अफगानिस्तान और सीमा पर रहने वाले पश्तूनों को यह गैर जरूरी और उकसाने वाला कदम लगता है। कभी पाकिस्तान और तालिबान गहरे दोस्त थे। 2021 में जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला और तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया,
तो पाकिस्तान को लगा कि अब उसका एक विश्वसनीय दोस्त अफगानिस्तान में सत्ता में आ गया है। पाकिस्तान ने उम्मीद की थी कि तालिबान टीटीपी का सफाया करेगा और पाकिस्तान के हितों का ध्यान रखेगा, लेकिन तालिबान सरकार बनने के बाद से टीटीपी के हमले और बढ़ गए। पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर फेंसिंग बढ़ाई और अफगान शरणार्थियों को वापस भेजना शुरू किया। इससे तालिबान नाराज हो गया और फिर जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी भारत आए तो पाकिस्तान को लगा कि तालिबान उसके साथ धोखा कर रहा है। पाकिस्तान ये बर्दाश्त नहीं कर सका और फिर क्या था, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दी। अब यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने फिर वही पुराना राग अलापा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि अफगानिस्तान ने भारत के इशारे पर पाकिस्तान पर हमला किया। उनका तर्क था कि जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री दिल्ली में थे तभी ये हमले हुए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ तो और भी आगे निकल गए। उन्होंने टू फ्रंट वॉर यानी दो मोर्चों पर युद्ध की बात कर दी। उन्होंने कहा कि भारत फिर से युद्ध छेड़ सकता है, इसलिए पाकिस्तान अब अफगानिस्तान और भारत से एक साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है। ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है, जब भी कोई मुसीबत आती है भारत को दोषी ठहरा दो। लेकिन इस बार पाकिस्तान के अपने लोग भी उसके खिलाफ बोल रहे हैं। पश्तून तहफुज मूवमेंट के नेता मंजूर पश्तून ने पाकिस्तानी सेना के काबुल पर हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है और नागरिकों को निशाना बनाने को युद्ध अपराध बताया है। जब लड़ाई बेकाबू होने लगी तो कतर ने बीच बचाव किया। कतर की मध्यस्थता में पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने 48 घंटे के लिए संघर्ष विराम पर सहमति जताई। ये संघर्ष विराम 15 अक्टूबर की शाम 6 बजे से शुरू हो गया, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तालिबान की गुजारिश पर युद्ध रोका गया है। लेकिन तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर संघर्ष विराम हुआ है। यानी दोनों देश ये दिखाना चाहते हैं कि हम कमजोर नहीं हैं, दूसरे ने मांगा तो कर दिया। हालांकि तालिबान ने चेतावनी भी दी है कि पाकिस्तान की किसी भी हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस्लामिक अमीरात ने बड़ी संख्या में तालिबान लड़ाकों को पाकिस्तानी सीमा के नजदीक तैनात किया है। शहबाज शरीफ भी चुनौती भरे अंदाज में कह रहे हैं कि अगर ये सीजफायर केवल समय लेने के लिए किया गया है तो हम इसे कबूल नहीं करेंगे। उधर ईरान के राष्ट्रपति भी इस लड़ाई में कूद पड़े। उन्होंने इसे इस्लाम के दुश्मनों की साजिश बताया। राष्ट्रपति का कहना है कि इस्लामी देशों के बीच विवाद और संघर्ष इस्लाम विरोधी ताकतों की साजिश का नतीजा है। उन्होंने दोनों देशों से आपसी समझ और बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने की गुजारिश की है। ईरान की सीमा पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों से लगती है, इसलिए तनाव ईरान के लिए भी परेशानी का सबब है। राष्ट्रपति ने प्रस्ताव दिया कि ईरान अपने सभी संसाधनों का उपयोग तनाव कम करने और दोनों देशों के बीच भाईचारे के संबंधों को मजबूत करने के लिए करेगा। वहीं चीन के लिए भी अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग नुकसानदायक साबित हो सकती है, इसलिए वो भी इस युद्ध विराम से राहत की सांस ले रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम चाहते हैं दोनों देश बातचीत के जरिए अपने मतभेद सुलझाएं। चीन ने यह भी कहा कि वो दोनों देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। भारत ने इस पूरे मामले में बहुत ही संयमित रुख अपनाया है, लेकिन भारत ने एक बड़ा कदम भी उठाया है। अफगानिस्तान में अपना दूतावास फिर से खोलने का ऐलान किया है। अफगान विदेश मंत्री मुत्ताकी की भारत यात्रा बहुत अहम थी। इससे संकेत मिलता है कि तालिबान भी पाकिस्तान की निर्भरता से बाहर निकलना चाहता है और दूसरे देशों के साथ संबंध बनाना चाहता है। भारत ने हमेशा अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में मदद की है और अब भी भारत इस रणनीति पर काम कर रहा है। ये बात पाकिस्तान को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही। शहबाज शरीफ का भारत पर आरोप लगाना इसी बात का सबूत है। फिलहाल दोनों मुल्कों के बीच संघर्ष विराम है, लेकिन तनाव जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। जब तक टीटीपी का मुद्दा हल नहीं होता और डुरैंड लाइन का विवाद बना रहता है, तब तक दोनों देशों के बीच झड़पें होती रहेंगी। इस बीच पाकिस्तान के अंदर भी सवाल उठ रहे हैं। पश्तून समुदाय पाकिस्तानी सेना के नागरिकों पर हमले को युद्ध अपराध बता रहा है। यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसकी अपनी आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस युद्ध के खिलाफ है। तो एक तरफ है तालिबान, जिसने पाकिस्तान को कभी अपना भाई कहा था, और दूसरी तरफ वही पाकिस्तान जिसने तालिबान को पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, अब उसी से युद्ध लड़ रहा है। कभी जिस बॉर्डर पर फ्रेंडशिप गेट बना था, वहां आज बारूद के धमाके गूंज रहे हैं। सवाल यह नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल यह है कि इस जंग में आखिर बचेगा कौन। और अब पूरी दुनिया देख रही है, जो मुल्क दूसरों के साथ खून का खेल खेलते थे, आज वही खुद खून के खेल का मैदान बन चुके हैं। तो खबरें अनकही में आज मेरे साथ इतना ही।
लेकिन आपको बता दूं कि आज हम याद कर रहे हैं भारतीय सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री को जिन्होंने अपने छोटे से करियर में ही सिनेमा को नई पहचान दी, स्मिता पाटिल। 17 अक्टूबर 1954 को पुणे में जन्मी स्मिता पाटिल ने अपने करियर की शुरुआत दूरदर्शन की न्यूज रीडर के रूप में की थी, लेकिन जल्द ही वो पैरेलल सिनेमा की सबसे मजबूत अभिनेत्री बन गई। भूमिका, मंथन, अर्धसत्य और मिर्च मसाला जैसी फिल्मों में उनके दमदार अभिनय ने उन्हें 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया। लेकिन स्मिता सिर्फ पैरेलल सिनेमा तक सीमित नहीं रही। नमक हलाल, शक्ति और दिले नादान जैसी मेनस्ट्रीम फिल्मों में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। दुर्भाग्य से 1986 में सिर्फ 31 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। लेकिन आज भी स्मिता पाटिल को उस अभिनेत्री के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने हर किरदार को जीवंत कर दिया। उनकी फिल्में आज भी प्रेरणा देती हैं और उनके चाहने वाले आज भी उन्हें बहुत दिल से याद करते हैं। स्मिता पाटिल को हमारी श्रद्धांजलि।